हाय व्यूअर्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मींस मेक आयंस। यहाँ पर आयंस बनते हैं और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पे दो आयंस बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ओके व्यूअर्स, सो नाउ लेट्स गो फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडेज। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance deposited, the amount of substance deposited or liberated on an electrode during electrolysis is directly proportional quantity of electric charge okay viewers, passing through the electrolyte ऑलराइट। इसका मतलब यह है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं, तो जो अमाउंट होगा सब्सटेंस का, जो कि सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा। डिपॉजिट या लिबरेटेड, ओके, या तो ऐड होगा या फिर निकलेगा उसमें से। तो ये चीज जो है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। कोई भी सब्सटेंस हो गया, चाहे वो सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कुछ भी हो गया, वो डिपॉजिट होगा, ऐड होगा या निकलेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होंगे तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे इन इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान, उतना ही ज्यादा ये सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अच्छा, अब जैसे कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये हमने इसके बारे में जैसे कि देखा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें लेट सपोज मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें देखिए उसी तरीके से थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस को रिकॉल कीजिए। इसमें इसी तरीके से दो इलेक्ट्रोड है। अच्छा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये लेट सपोज ये समझ लीजिए ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव है, इसको आपने नाम दिया कैथोड का, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, और इसको आपने नाम दिया एनोड का, ठीक है। और ये किस लिए है, ये दोनों एक अदद बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस की रिवीजन इसमें कर रहे हैं। अब लेट सपोज आपने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव आपके इसके अंदर मौजूद है। अब होगा ये कि सोडियम पॉजिटिव तो जाएगा इधर और जो क्लोरीन नेगेटिव है आपका वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा इस सोडियम को, ओके, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा इस इलेक्ट्रोड पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वजह से करंट हम इसको देंगे, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी से, बैटरी में इस इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड से सोडियम पे, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस तरीके से एक साइकिल चलेगा। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई थी। अच्छा, जो आपका करंट होता है, या हम जिसको कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो होता क्या है?
एक्चुअली जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सोडियम के पास, और क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस एनोड पर, तो ये बैटरी में आ रहे हैं। सो ये तो हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वन एटम टू अनदर एटम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है इसमें, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होती है स्पीड ऑफ लाइट की। ओके व्यूअर्स, स्पीड ऑफ लाइट, ऑलराइट। सो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की जब हम बात करते हैं तो वो ये कहता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ हमसे ये कहता है कि जितना आप करंट देंगे, जितना आपने चार्ज दिया, उतना ही वेट डिपॉजिट होगा। यानी कि वेट जो है डिपॉजिट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू के। अब यहाँ पे W क्या है आपका, W इज इक्वल टू होता है अमाउंट के। ओके वर्स, अमाउंट, कौन सा अमाउंट, अमाउंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, यानी जो ऐड होता है या उसमें से निकलता है, ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपने सब्सटेंस यूज़ किया होता है। ओके, तो ये तो हो गया W आपका। ऑलराइट व्यूअर्स, इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और लिबरेटेड ऑफ सब्सटेंस। और Q क्या है आपका, Q एक्चुअली होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके व्यूअर्स, अब इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम इसको रिपीट करते हैं। जैसे कि हमने कहा W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, तो W आपका क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है सब्सटेंस का। ओके, जो कि आपका डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेटेड हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए Q जो है वो आपका क्या है, Q आपका होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आप चार्ज देते हैं वो। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर आपका अमाउंट ज़्यादा होगा, आप इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाएंगे तो अमाउंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप ये देखिए कि हम इसको आगे लेके चलते हैं। Q जो होता है वो आपका इज़ इक्वल टू होता है IT के, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब इसमें I क्या है, I तो हो गया आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके व्यूअर्स, एंड T क्या है, टाइम इन सेकेंड। ऑलराइट, ये तो आपको एक Q की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो हम इसको, जबकि हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती है, ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम इन सेकंड के बराबर होता है, तो हम इसको, यहाँ पर जो आपका रेशियो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। ओके, हम Q की जगह हम Q की वैल्यू लिख देंगे, जिसमें करंट और टाइम इन सेकंड के बराबर होता है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ये IT, इसकी यूनिट क्या होती है, I की यूनिट। ओके व्यूअर्स, इसकी जब आप इसको मेजर करते हैं इसकी यूनिट एम्पियर होती है। ओके, अच्छा, एम्पियर इसको आप A के सिंबल से शो करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो हो गई इसकी यूनिट एम्पियर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और T, यानी I की जगह हमने उसकी, इलेक्ट्रिक करंट की जगह हमने उसकी यूनिट शो कर दी। ओके, सो ये देखिए एम्पियर में इसकी यूनिट है, तो यहाँ पर हमने I की जगह इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की A लिख दी। ओके, अच्छा, अब आप देखें कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाने के लिए हम लिखेंगे W इज़ इक्वल टू ZAT। ओके व्यूअर्स, यहाँ Z क्या होगा आपका, Z इज़ इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके व्यूअर्स, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के हम Z लिखते हैं। तो W आपका किसके बराबर हो गया, ZAT, यानी कि W जितना चार्ज डिपॉजिट होगा, लिबरेटेड होगा सब्सटेंस का, आपका ये चीज़ भी उतनी ही बढ़ेगी, यानी कि करंट भी उतना ही होगा, जितना आप करंट देंगे उतना ही चार्ज डिपॉजिट होगा। और ये आपका क्या है, Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, जब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
जब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ तो मैं Z की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। Z इज इक्वल टू W/80। ओके व्यूअर्स, तो इस तरह Z की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस भी आ सकती हैं। लेट्स सपोज अगर आपको जो है करंट जो है वो दिया गया है, लेट्स हैव अ लुक, 1 एम्पियर। ओके व्यूअर्स, और ओके 1 एम्पियर करंट आपको दिया गया है एंड टाइम आपको दिया गया है इन 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड में करंट पास होता है, तो यहाँ पर W इज़ इक्वल टू Z के बराबर होता है। सो व्यूअर्स, अब यहाँ पर हम कुछ यूनिट्स देखते हैं, इसमें जो यूनिट्स यूज़ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने जब बात करी कि I इज़ इक्वल टू जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके व्यूअर्स, आपका ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। ऑलराइट, अच्छा, अब ये जो है इसको यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। जैसे कि हमने कहा कि इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, उसको आप A से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो हमने उसमें लिखा था W इज़ इक्वल टू ZIT। ओके, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू ZAT। I की जगह पे हम एम्पियर लिख सकते हैं, A इसकी यूनिट, यानी आप दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं या इसको शो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अच्छा, दूसरी तरफ देखिए कि हमने जब शुरू में बात की थी W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो यहाँ पर जो आपका Q जो था वो क्या था, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था आपका। ओके, जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में इसको लेकर चले थे। अच्छा, Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है और इसकी जो यूनिट होगी उसको हम कहते हैं कूलम्ब। ओके, इसकी यूनिट कूलम्ब कहलाती है और इसका सिंबल C होगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको यूनिट्स के बारे में इसके बता रही हूँ। तो हम कह सकते हैं यहाँ Q इज़ इक्वल टू IT, ठीक है व्यूअर्स, या फिर Q इज़ इक्वल टू AT। I की जगह पे आपने A लिख दिया, उसकी यूनिट एम्पियर। तो हम, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि Q इज़ इक्वल टू C, उसकी यूनिट C है, तो C इज़ इक्वल टू AT भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए कि अगर 0.5 एम्पियर आपका जो है करंट पास होता है और टाइम जो है आपको दिया गया है इसमें, लेट सपोज तकरीबन 0.5 एम्पियर करंट में आप समझ लीजिए टाइम इसका आपको 80 सेकंड दिया जाता है। तो ज़रा इसका आप मालूम कीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज या कूलम्ब इसका क्या होगा। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, C इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये आपका आ जाएगा 40 कूलम्ब, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप कूलम्ब भी लिख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ देखिए फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का एक न्यूमेरिकल आया है जो कि एग्ज़ाम में आता है, बहुत इजी है। क्या है ये, देखिए इसको, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट या CuSO4। ओके, अच्छा, फॉर 1 आवर के लिए पास्ट होता है। कैलकुलेट करना है इसमें आपको अमाउंट ऑफ कॉपर मेटल जो कि डिपॉजिट होता है एट दी कैथोड इलेक्ट्रोड। ओके, यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होता है, W आपने कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपको कॉपर का दिया गया है जो कि Z है 3.294 टाइम्स 10⁻⁻7 किलोग्राम पर कूलम। ओके व्यूअर्स, अच्छा, इसमें यूनिट का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखते हैं। सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या रिक्वायर्ड हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर करंट आपको शो करें न्यूमेरिकल में। तो करंट जो है इसका वो कितना है, 0.5 एम्पियर। मैंने इसको A से ही शो कर दिया है जस्ट। आगे देखिए इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए टाइम है इसके अलावा, तो आपने टाइम जो है और कितना टाइम दिया है हम इसको मेंशन करेंगे, 1 आवर आपको टाइम दिया है। ओके, तो अब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, नहीं पहले मिनट और फिर सेकंड में करेंगे। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 3600 सेकंड। आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे जो कि आपके पास क्या है, Z है, और वो क्या है आपका 3.294 टाइम्स 10⁻⁻7 किलोग्राम पर कूलम्ब होता है,
ओके व्यूअर्स, इसमें यूनिट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब क्योंकि आंसर भी फिर उसी यूनिट में ही आएगा। अब इसका ज़रा फार्मूला इसका हम करते हैं, फार्मूले में पुट करके देखते हैं इसको। आपको पता है, आपको W मालूम करना है, कैलकुलेट अमाउंट मालूम करना है ना, कॉपर मेटल जो डिपॉजिट हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको W इसमें मालूम करना है। तो इसका फार्मूला लिखते हैं हम, एज़ यू नो दैट वेरी वेल, जैसे कि हमने पीछे देखा कि इसका यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो है W इज़ इक्वल टू Z80। अब देखिए ये कितना सिंपल है, आपने सारी वैल्यूज़ इसकी 1 बाय 1 इसमें पुट करनी है। ओके, W इज़ इक्वल टू Z आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 3.294 टाइम्स 10 टू द पावर -7 है। आगे चलें, इसको करंट कितना है, A कितना है 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना है 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर एज़ यूजुअल आ जाएगा। और वो क्या होगा, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.000 ओके 5924 ऑलराइट वीवर्स, किलोग्राम पर कूलम, या फिर इसका आंसर 5.29 टाइम्स 10 टू द पावर -4 किलोग्राम पर कूलम पाएगा। अब इसमें यूनिट का ज़रा ख्याल रखिएगा। लेट सपोज अगर आपकी Z की वैल्यू ग्राम पर कूलम में हो तो 1000 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वीवर्स, हम फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, when the same quantity of electric current passed in different electrolytes parts in different electrolytes, so which are connected in series so the weight of substance deposited at respective is directly proportional to the chemical equivalent of that substance। ओके वीवर्स, सो देखिए, जब सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट की गुजारते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से, जो कि कनेक्टेड है एक ही सीरीज के अंदर। ओके, सो जो वेट सब्सटेंस का होगा, जो डिपॉजिटेड होगा, सो डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। और यानी अगर हम W को फर्ज करें अमाउंट डिपॉजिट ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट
केमिकल इक्विवेलेंट के। ये क्या चीज़ है? ई आपका केमिकल इक्विवेलेंट। ऑलराइट व्यूअर्स, ये आपका है केमिकल इक्विवेलेंट। ओके, सो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये देखिए कि हम लेट्स हैव अ लुक कि यहाँ पर हमने दो इस तरीके से आपके लिए इलेक्ट्रोड्स बना दिए। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, इनमें ये देखें, लेट्स सपोज इसी तरीके से इलेक्ट्रोड आपके लगे हुए हैं। ये देखिए, सिंपल आपने उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, उनमें इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए। लेट्स सपोज कि ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ऑलराइट व्यूअर्स। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये तो कनेक्टेड है बैटरी के जरिए से। यहाँ पे देखें, एक आपने बैटरी का कनेक्शन दे दिया। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाई? नेगेटिव, और ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाई? पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो आपने इस तरह से कनेक्शन दे दिया। जो नेगेटिव है आपने क्या नाम दिया? इसको आप कहेंगे कैथोड। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये नेगेटिव कैथोड कहलाएगा। और जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको आपने क्या नाम दिया? पॉजिटिव है, इसको आपने नाम दिया एनोड। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर दो हैं, ये जुड़े होंगे एक सॉल्ट ब्रिज के जरिए से। ये चीज जो है ना, ये आपकी कहलाती है सॉल्ट ब्रिज। ये तो आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज। ओके व्यूअर्स, आर यू गेटिंग मोर पॉइंट? अब आपने ये किया कि इसके अंदर, इस वाले में लेट सपोज आपने सोल्यूशन डाल दिया AgNO3 या सिल्वर नाइट। इसके अंदर आपने सोल्यूशन डाल दिया CuSO4 या कॉपर सल्फेट का। तो जो सिल्वर की लेट सपोज आपका Ag है इसके अंदर। ठीक है, प्लस प्लस, और NO3 है माइनस, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे आपका सल्फेट है, सल्फेट SO4। ये तो जाएगा पॉजिटिव की तरफ और कॉपर जाएगा नेगेटिव की तरफ। ये तो हमें पता है कि ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर आपका जाएगा नेगेटिव की तरफ, यहाँ सिल्वर जाएगा नेगेटिव की तरफ, और नाइट्रेट आएगा पॉजिटिव की तरफ। ये चीज़ तो हमें क्लियर है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें होता क्या है या इसमें होगा क्या। जब ये इस तरह से जाएंगे तो इनका जो वेट डिपॉजिट होगा, W क्या है? जो अमाउंट हो रहा है, अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पे? इलेक्ट्रोड पर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा E के। E क्या है आपका? केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि जो अमाउंट आपका यहाँ लेट सपोज डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ एनोड पर डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा केमिकल इक्विवेलेंट के। अब ये E या केमिकल इक्विवेलेंट क्या चीज़ होती है, कि व्हाट इज E? आप इस बारे में क्या कहेंगे कि E क्या है या केमिकल इक्विवेलेंट क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट ये होता है आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज एट मेटल। ओके व्यूअर्स, इसको हम वैलेंसी भी कह सकते हैं। ओके, जो भी मोलर मास होगा उसको डिवाइड करेंगे वैलेंसी से, मेटल चार्ज एट मेटल से, जो मेटल का चार्ज होगा। अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद देखते हैं। एज वी नो दैट, अब जैसे कि हमें पता है W आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है E के। ओके व्यूअर्स, अब जैसे कि हमने अभी बात करी कि E आपका या केमिकल इक्विवेलेंट बराबर होता है आपका E इज़ इक्वल टू मोलर मास, यानी कि जो भी मेटल यूज़ हो रही है उसका मास, ओके, डिवाइडेड बाय चार्ज एट मेटल आयन। ओके, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। मेरे पास सपोज करें AgNO3 है। जब हम उसको सोल्यूशन में डालेंगे तो Ag +1 चार्ज में डिवाइड हो जाएगा, NO3 -1 में।
तो यहाँ पे अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिर्फ सिल्वर की, केमिकल इक्विवेलेंट इसका इज इक्वल टू, सिल्वर का जो अपना मोलर मास है वो तो है 108, जो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसको आप 1 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर 108 आ जाएगा। और ऑलराइट, अब फर्दर मोर इसको देखते हैं। कॉपर सल्फेट है हमारे पास, इसमें देखिए कॉपर +2 चार्ज है इसका और सल्फेट का होता है -2। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब इसका हम कॉपर का अगर केमिकल इक्विवेलेंट निकालते हैं, E इज इक्वल टू मोलर मास इसका क्या होगा 63.5 होता है। आप कॉपर का पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, इसको डिवाइड 2 करेंगे क्योंकि +2 इसका चार्ज है। ओके, हमने यही बात की थी, चार्ज एट मेटल आयन, जो भी इसका चार्ज होगा उससे डिवाइड करेंगे मोलर मास से, ठीक है। तो ये 31.75 आपका आता है। ओके, सो इस तरह से आपने कॉपर का केमिकल इक्विवेलेंट मालूम करा और पहले हमने सिल्वर का निकाला था। ओके, तो इस तरीके से हम देखिए इसका केमिकल इक्विवेलेंट फाइंड आउट फार्मूले में रख के बहुत आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसको मज़ीद देखते हैं। अब यहाँ देखिए हम डिफरेंट रेशो में इसकी बात करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि W1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। ओके व्यूअर्स, तो हम ये भी इसको लिख सकते हैं कि W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा E2। ओके व्यूअर्स, और हम ये भी कह सकते हैं W1 इज़ इक्वल टू E1 एंड W2 इज़ इक्वल टू E2। ओके, इस तरह से हम इसकी डिफरेंट रेशोज़ मैनेज कर सकते हैं। मज़ीद इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका W1 डिवाइडेड बाय W2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2। ओके, तो देखिए डिफरेंट वे में हम इसको कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड हैं तो यूँ भी रेशो बन सकती है, W1 इज़ टू W2 इज़ टू W3 इज़ टू W4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं कि आया इस फॉर्मूले में रख के हम कैसे कोई चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल है। ओके व्यूअर्स, अब ये देखिए इसमें ये क्या मेंशन करता है, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू एन इक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, यानी सिल्वर नाइट्रेट क्यूप्रिक सॉल्ट इसमें दिया गया है और ये कनेक्टेड है ये सीरीज़ में, जो कि जहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट सिल्वर का जो होता है वो डिपॉजिट अमाउंट 1.02 ग्राम आपको दिया गया है और कैलकुलेट आपने अमाउंट करना है कॉपर का जो कि डिपॉजिट होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए। ओके बस मैं इसको सिंपल रैंडम सा बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स आपने उसी तरीके से लगाएंगे, कैथोड और एनोड, जिस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लगाते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन ऐड किया वो होगा आपका कॉपर सल्फेट और उसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव, सेम उसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए से इनको कनेक्ट कर दिया और ये आपस में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं बैटरी के थ्रू जो है कनेक्ट हो गए। अच्छा, अब इसका जो है हम सेम उसी तरीके से, आप ये देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है और दूसरे में कॉपर सल्फेट है। अब इसका एक डेटा बनाएंगे। सिल्वर यहाँ पर जो है आपको दिया गया है उसका अमाउंट 0.2 ग्राम। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा कॉपर का जो अमाउंट होगा सेकंड जो W2 होगा यानी कि वो आपको मालूम करना है। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर आपको पता है फार्मूला सेम वही पुट होगा जो हमने पीछे पढ़ा है, W1 अपॉन W2 इज़ इक्वल टू E1 अपॉन E2। ओके, एंड यू नो वेरी वेल E की वैल्यू आपको केमिकल इक्विवेलेंट की आपको मालूम है कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, वो किस तरीके से उसको निकालते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इसका देखिए फार्मूला लिख के देखते हैं। इज़ इक्वल टू मोलर मास, यानी कि जो भी मेटल है उसका मोलर मास लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वैलेंसी या चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल के ऊपर जो चार्ज होगा उसको मोलर मास को उस चार्ज से डिवाइड करेंगे। ओके व्यूअर्स, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है इसको थ्योरी में भी। अब देखिए यहाँ पर एज यू नो दैट, जैसे कि आपको पता है E1 की अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का आपको पता है 108 इसका मोलर मास होता है, इस पर चार्ज +1 होता है। जब 108 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा। E2 देखिए कॉपर का आपके पास जो E आता है E2 की वैल्यू 31.7 आती है।
यू नो वेरी वेल कि कॉपर का अपना मोलर मास 63.5 होता है। ओके व्यूअर्स, तो इसको चार्ज मेटल आयन यानी +2 इसका चार्ज होता है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे 63.5 को तो 31.7 आएगा 2 से। ओके, अब W1 आपको दिया गया है सिल्वर का, क्या दिया गया, 1.02 ग्राम दिया गया है इसका, जो कि वेट डिपॉजिट होता है। W2 आपको मालूम करना है। ऑलराइट, अब देखिए फार्मूला है आपका, फार्मूले में सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास W2 आ जाएगा, जो आपकी कैलकुलेट आपने डिपॉजिट करना है कॉपर का अमाउंट। अब देखिए 1.02, W2 आपने ऐसे लिखा, E1 आपके पास मौजूद है जो कि आपने 108 निकाला है सिल्वर का, और इसका 31 दूसरी तरफ कॉपर का 31.7 है। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब इनको आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए आप W1 की वैल्यू है, W2 दिया गया है, E1 देखिए आपके पास 108 है। ओके व्यूअर्स, एंड E2 जो आपने निकाला था 31.7 है कॉपर का। ऑलराइट व्यूअर्स, अब यहाँ पर देखिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी W2 की आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0.29 ग्राम। ऑलराइट, ओके व्यूअर्स, तो इस तरीके से देखिए ये सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं और ये इस तरह से आपको आ सकता है न्यूमेरिकल आपका एग्ज़ाम में। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट।